लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी के 120 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये जो ज्योग्राफी का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इस बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन कराया गया, ठीक है। और पिछली बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते तो आपको कोई भी मॉडल सेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों यदि आपने जो मॉडल सेट को पढ़ा तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया, ठीक है। तो आपको देखना क्या कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होगा और ये आपके लिए अंतिम समय है, ठीक है। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता था तो लगने लगता पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया और इसीलिए इधर उधर देखने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करना, आपको खुद पर विश्वास रखना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो भूगोल है इसके पिता या जनक की बात करें तो ये जो इरेटोस्थनी दोस्तों इससे भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। आज आपको बताना इनमें से कौन सा जो स्थलाकृति है जिनका निर्माण जो है वो नदी के माध्यम से हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुर झील। ये जो गोकुर झील है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो नदी के माध्यम से हुआ है। आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, ठीक है। आपको बताने में इनमें से कौन सा जो तत्व है दोस्तों वो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विभेदन। इसका कोई भी इनमें योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, घुलन, ठीक है। घुलन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों कि जो तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। दोस्तों ये जो तारे स्टार होते हैं इनका निर्माण जो है आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, वो आपको बताना है। दोस्तों 5 का जो करेक्ट आंसर है वो जो 5 अरब वर्ष पूर्व ये जो तारे हैं इनका निर्माण हुआ था, ठीक है, 5 बिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन आपसे 6 में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों ये जो है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, आएगा बकरी, शेर, चीता या फिर तेंदुआ। तो दोस्तों ये जो बकरी है दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये जो शेर, चीता और ये जो तेंदुआ है ये तीनों दोस्तों ये जो बकरी को आसानी से खा सकते हैं, तो ये जो बकरी है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। दोस्तों आप सभी 11th क्लास में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की 3 परत होती है, ठीक है, परत होती है दोस्तों। तो पहला क्या, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ से आंतरिक पूछा गया कि ये जो आंतरिक परत है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कौन से तत्व। तो निकेल और लोहा, ठीक है, ये जो निकेल और लोहा है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, निकेल और लोहा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। आपको बताना इनमें से कहाँ पे दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विश्वतीय वर्षा वन जीवों में दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 9 में पूछा गया कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदाद्र के परिणाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्रवाह। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। दोस्तों ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है इसका आपसे अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, ठीक है। अगला 11 में क्या बोल रहा है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इनका जो प्रतिपादन है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर है ये जो सभी दोस्तों
मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, ये जो सभी भूगोलवेत्ता है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जो काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिणतम की अधिकतम लंबाई कितनी। दोस्तों आपसे कभी कभी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जा सकता है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण कितना, 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि संवहनधारा सिद्धांत किसने दिया, यानी ये जो संवहनधारा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया, और ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर होम्स। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों ये जो गंगा नदी है इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो गंगा नदी दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी, तो 2525 किलोमीटर। बट यहाँ पे आपसे सहायक नदी पूछा जा रहा है, तो ये जो यमुना नदी दोस्तों ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और जिन और भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 11 की फाइनल बोर्ड या फिर तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है, और नहीं आपको बताएं इनमें से कौन सा दोस्तों गौन प्लेट है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो अरेबियन प्लेट है ये गौन प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारंद मुख बनाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा नदी दोस्तों डेल्टा के स्थान पर ये जो ज्वारंद मुख बनाती है। तो 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये नर्मदा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, यानी आपको बताना इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये कोरोमंडल है, ये सबसे कठोर है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान की बात करें दोस्तों, तो सबसे दक्षिणतम जो स्थान है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों सबसे दक्षिणतम स्थान है। सबसे यदि बात करें दोस्तों उत्तरतम स्थान, तो ये कन्याकुमारी सबसे उत्तरतम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट 19 में बुक क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये जो जोग जलप्रपात है इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे गरसोपा वहाँ पे ऑप्शन दीजिएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, अच्छी तरह से सही राइट आंसर कर देना है। दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। अगले में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है, ठीक है। दोस्तों ये जो ठंडा के मौसम में जो तमिलनाडु में वर्षा होता है वो किस कारण से होता है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण दोस्तों ठंडा के समय वहाँ पे ये जो तमिलनाडु राज्य वहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में क्या बोल रहा है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। ये कपास है, इसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। दोस्तों ये जो सिंधु नदी है कौन से सागर में गिरती है, तो आप सभी को पता होगा ये जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो भारत की गंगा नदी है वो कौन से सागर में जाकर गिरती है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो 22 क्वेश्चन का आंसर है वो कितने स्टूडेंट सही दे पाते हैं। मैं सभी का आंसर, क्योंकि दोस्तों सभी का जो ये जो कमेंट बॉक्स है मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। अगला 23 में क्या बोल रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, पर्णपाती वन, ठीक है। ये जो चंदन वन कौन सा वन का उदाहरण है, तो पर्णपाती वन का। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लू कहलाता है, ठीक है। अगला 25 में क्या बोला है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, इनसे भारत में होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस दोस्तों इसको आपको याद रखने के लिए मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ के ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरती, तो ये हमारा ये जो झारखंड राज्य है इससे कर्क रेखा गुजरती। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 में क्या बोल रहा है कि किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्षोभ मंडल। दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो मंडल को टोटल 5 भाग में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आय मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो जितने भी मौसम संबंधित परिघटनाएं जो होती है दोस्तों ये क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78.8%। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है दोस्तों, तो 21%। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताएं इनमें से कौन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है, तो क्यों होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला 31 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति से किससे संबंधित है। दोस्तों महासागर का जो जल है जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ज्वार। ठीक है, जल का ऊपर उठना ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो दोस्तों महासागरों में जो जल का ऊपर उठना है वो ज्वार कहलाता है, तो नीचे जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, अगला 32 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर जल गिरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्षण कहा जाता है। ऑप्शन ये राइट आंसर वर्षण। ठीक है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला 33 में क्या बोल रहा है कि महासागरों की औसत लवणता होती है। दोस्तों जो महासागर है इनकी औसत लवणता क्या होती है, तो 35%। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35%। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इनमें से कौन सा स्थान जो तापमान को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, वो आपको बताना। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अक्षांश। दोस्तों ये जो ग्लोब होता है दोस्तों ये एक अक्षांश रेखा पर यहाँ पे होता है, एक देशांतर को देखा। तो दोस्तों अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं जाती उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखा की बात करें तो दोस्तों दोनों ध्रुवों पर जो रेखाएं मिलती उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों अक्षांश रेखा जो है वो हमेशा पृथ्वी पर तापमान को बताती है। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये हमेशा पृथ्वी पर दोस्तों समय तथा तिथि को बताती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या बताती है, तो तापमान, देशांतर रेखा क्या बताती है, तो समय और तिथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जो जलोढ़ मृदा है इसी का 2 पार्ट होता है। उपजाऊ के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, एक बांगर और दूसरा खादर। ठीक है, दोस्तों बांगर किससे कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर जलोढ़ मृदा। 36 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण दोस्तों ये जो जल है वो द्रव या फिर गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर, वाष्पीकरण। 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों ये प्रकाश वर्ष है ये किसका मापक है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का मापक है। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये आपदा प्रबंधन है, इनके अंतर्गत क्या आते हैं, तो निवारण भी आता है। ठीक है, पुनर्निर्माण भी आता है और पुनर्वास भी आता है। तो ऑप्शन डी राइट, इनमें ये सभी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला 39 में क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो ये जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, दोस्तों ये बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो यही प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ताप
कि सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य का जो तापमान है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा दोस्तों, वहाँ पे सूर्य की जो तापमान है वो हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तापमान होता है और दोस्तों यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये लोग काफ़ी काले होते हैं, तो ये इनकी विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया था इस बार उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब दोस्तों जैक के द्वारा जो मॉडल सेट पिछले बार जारी किया था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है वो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू देखा उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को आगे देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका ये जो अंतिम समय है क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका अंतिम समय है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट को कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों ये जो पृथ्वी अर्थ है इसका जो आकार का संबंध है वो इनमें से किससे, तो भूयाब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा भूयाब, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट नारंगी सोचते हैं बट ये जो नारंगी राइट आंसर नहीं होगा। यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो वहाँ पे भूयाब लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो कथन है ये कौन सा भूगोल वेता के द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खा राइट आंसर होगा रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको कम टाइम में अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, ठीक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा भूगोल वेता विद्वान जो है दोस्तों वो भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार किए थे, ठीक है। तो दोस्तों इरेटोस्थेनिस जो है वो भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे। तो ऑप्शन ग राइट आंसर होगा इरेटोस्थेनिस। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो भूगोल का जो जनक है वो इरेटोस्थेनिस को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे घर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ये जो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये जो सिद्धांत है वो कौन इनमें से किससे, तो राइट आंसर हो गया बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पहला राइट आंसर होगा खगोलीय दूरी। अगला क्वेश्चन 7 में पूछा गया जो कि काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो अधिक केंद्र होगा, ठीक है, अधिक केंद्र उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों जब भी सुनामी आती है तो सबसे अधिक क्षति कौन सा क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो दोस्तों सुनामी में जो सबसे अधिक क्षति होती है वो स्थल के आंतरिक भाग में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा स्थल के आंतरिक भाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों भूपृष्ठ की बात करें तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। क्या राइट है ऑक्सीजन। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो उस समय राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। बट यहाँ पे पूछा दोस्तों कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। कितना परसेंट, तो 21%, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। आपको इनमें से किससे दोस्तों हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलता है, वो आपको बताना है। तो ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जब ज्वालामुखी निकलता है तो मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा लावा जो निकलता है उससे हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है कि भूगर्भ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है, ठीक है।
अगला 12 में क्या पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया। दोस्तों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो कि 1912 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो किया गया था वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। दोस्तों आपको बताना कि इनमें से कौन सा दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो दोस्तों 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्यूजियामा, ठीक है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ। दोस्तों क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछा जाना चाहिए कि ये जो दोस्तों विश्ववीय दोस्तों क्राटोकावा और एटना जो दोस्तों ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन दोस्तों ये जो फ्यूजियामा है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो फ्यूजियामा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये रिंग ऑफ फायर है वो कौन सा महासागर में स्थित है। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घर राइट आंसर हो गया प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल का भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टोटल है वो टोटल 7 प्लेटों में विभक्त है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्लेट। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों के तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 11 की फाइनल बोर्ड की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। अगला 16 में क्या पूछा गया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। दोस्तों ये जो हिमालय पर्वत है इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कौन सा सागर से हुई। तो आप सभी को पता होगा कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई। दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई, कभी कभी 8,850 मीटर आता है। तो आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चुन्ना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो चुन्ना पत्थर है वो इनमें से कौन सा चट्टान के उदाहरण है वो आपको बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये चुन्ना पत्थर है वो अवसादी चट्टान पर के उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। अगला 18 में क्या पूछा गया कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों ये जो खनिज तेल है वो कौन से चट्टान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों खनिज जो तेल है वो हमेशा अवसादी सैल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा अवसादी सैल। अगला 19 में क्या पूछा गया कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों जब भूस्खलन होता है वो हमेशा आप सभी को पता होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा भूस्खलन होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मरुस्थलीय समझते, लेकिन दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जो एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो अपर्दन जो दोस्तों एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर घर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करते हैं। दोस्तों ये जो वायुयान होते हैं जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो हमेशा समताप मंडल में गमन करते हैं, ठीक है। सबसे आदर्श मंडल जो है वायुयान के लिए समताप मंडल ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। और दोस्तों क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो जितने भी मौसम संबंधित सभी घटनाएं वो हमेशा क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। दोस्तों मंडल आप सभी को पता होगा कि ये जो मंडल है उसको टोटल 5 भागों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है। अगला 23 में क्या बोल रहा है कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। दोस्तों आपको पता है ये जो क्षोभ मंडल है इसकी कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में जो है वो गिरावट आती है। तो 165 मीटर पर दोस्तों 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। और दोस्तों वही गहराई की बात करें तो यदि आप दोस्तों 32 किलोमीटर की गहराई आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में दोस्तों वृद्धि होती है, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सबसे अधिक जो वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन है। कितना दोस्तों, तो 78.08 या 09% दोस्तों वो नाइट्रोजन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मानवीय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वायुमंडलीय परत है वो क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि दोस्तों क्षोभ मंडल में ही सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे सभी मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है।
27 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस मंडल में रेडियो तरंग वापस लौटते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो दोस्तों रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंग जो वापस होती है दोस्तों वो होती है आयन मंडल से, ठीक है। तो दोस्तों आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प होती है, इसकी जो वास्तविक मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन 29 में क्या बोल रहा है कि धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। दोस्तों ये धूम कोहरा है वो हमेशा कहाँ पे बनता है। तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही अधिक होता है। तो ये जो धूम कोहरा होता है वो हमेशा औद्योगिक क्षेत्रों में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। दोस्तों ये जो पक्षा बादल है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पक्षा बादल। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये संवहनीय वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र में होता है वो आपको बताना, ठीक है। तो दोस्तों संवहनीय वर्षा जो है वो हमेशा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। दोस्तों विषुवत क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश दोस्तों वहाँ पे हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गर्मी काफ़ी अधिक होती है जिसके कारण दोस्तों जल जो है वो काफ़ी मात्रा में वाष्प बनते हैं और यहाँ पे वर्षा भी सबसे अधिक होती है और गर्मी भी काफ़ी अधिक लगता है। और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं दोस्तों उनका जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा काला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है विषुवतीय क्षेत्र। अगला 32 में क्या पूछा गया कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव नहीं रह सकता। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। 33 क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदलता है। दोस्तों इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव और गैस में बदल जाता है वो आपको बताना, ठीक है। 33 का करेक्ट आंसर दोस्तों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों जो जल है वो द्रव और गैस में बदलता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। दोस्तों ये चक्रवातीय वर्षा है वो कौन से क्षेत्र में अधिक होता है। तो देखिए ये जो चक्रवातीय वर्षा दोस्तों वो हमेशा तटीय प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में क्या पूछा गया कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो दोस्तों ये जो भूमध्य सागरीय वर्षा है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, ठीक है। अगला 36 में क्या पूछा गया दोस्तों कि जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब जल वाष्प जो है वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऊर्ध्वापन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा ऊर्ध्वापन। अगला 37 क्या पूछा गया कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैव विविधता का जो संरक्षण है वो जंतु के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पौधे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पौधे और प्राणी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ठीक है। 37 का सॉरी दोस्तों यहाँ पे सभी राइट और सभी जीवधारी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी जीवधारियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों ये भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों वन जीवन जो सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया। अन्य ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला 39 में क्या बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उससे क्या कहा जाता है। तो उससे हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जैक के द्वारा जो पिछले बार मॉडल सेट जारी किया गया था उसका भी हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो को कंटिन्यू रखना है और आपको दोस्तों 180 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे इस चीज़ को भी आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं।
दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है। इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये बिग बैंग सिद्धांत है, ये इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो एडविन हबल के द्वारा दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा एडविन हबल। अगला क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। दोस्तों आपको बताना कि ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो 13.7 अरब वर्ष पहले दोस्तों आज से लगभग पहले जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को याद कर लें। तो आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही से कर पाए प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है कि पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया दोस्तों कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता। दोस्तों आपको पता होगा कि टोटल ब्रह्मांड में टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आपको पता होगा, तो पता होना चाहिए। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन ग्रह आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी दोस्तों आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण ये सभी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे राइट आंसर 4 का जो है वो शनि ग्रह जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो दोस्तों शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हैं, बाकी बल्कि ये जो शनि है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा युग को जो है वो डायनासोर युग कहा जाता है, तो दोस्तों जुरासिक युग को दोस्तों डायनासोर युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। दोस्तों पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ हुआ था वो आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो दोस्तों 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जो दोस्तों पृथ्वी पर जो जीवन का आरंभ है वो शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो गया 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों आपको पता होगा कि मानव के लिए जो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन में घर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु की में नमी उसकी पूरी क्षमता अनुरूप होती है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर डी संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, संतृप्त आर्द्रता राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। ठीक है, दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी की लगभग 50% जो वनस्पति है वो कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 50% से अधिक वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11 में क्या पूछा गया है कि संकटतापन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेड डाटा सूची है वो इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन में आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, दोस्तों ये जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, IUCN। ठीक है, इसका हिंदी क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा दोस्तों ये जो संकटतापन पौधों और जीवों की प्रजातियों का जो संरक्षण है रेड डाटा सूची उसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों जंतु के लिए, पौधे के लिए, का और खा दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ग राइट नंबर जंतु और पौधों दोनों के लिए जैव विविधता का संरक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। दोस्तों 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कौन सा देश में हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में हुआ था। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका। दोस्तों ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया वो आपको बताना, ठीक है। तो ये कथन दोस्तों अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा अल्फ्रेड हैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाएगा। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जिससे भौतिक लक्षण कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी मैदान, ठीक है, ये मैदान को भौतिक लक्षण कहा जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो दोस्तों जल, उद्यान, सड़क और बंदरगाह जो है ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, बट ये जो मैदान है वो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो निहारिका परिकल्पना है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए जो निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा लाप्लास। अगला क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों खगोलीय दूरी जो है मापी जाती है वो इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन भूकंपीय तरंग एवं ठोस तरल एवं ठोस तरंग, तरल और ठोस दोनों में गमन करती है, ठीक है। दोस्तों ये जो पी तरंग है दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ तरल और ठोस में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर यहाँ ये का राइट आंसर पी तरंग, ठीक है। अगला 19 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जॉवियन ग्रह का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा क्या कि जॉवियन ग्रह कहने का मतलब कि बाह्य ग्रह, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर होगा जो है दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह का उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों बुध, शुक्र और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला 20 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण। दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह का उदाहरण है तो शुक्र है, ठीक है। शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह का उदाहरण पूछा गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी ये जो तीनों ग्रह है ये सभी बाह्य ग्रह के उदाहरण है। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा 6370 किलोमीटर। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। दोस्तों भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता कौन सा स्केल से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल। अगला 24 में क्या बोल रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण। दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है वो कौन से प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों अग्निय चट्टान, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, अग्निय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि रात को बज रहा है 1:45 और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे भी दिन में पढ़ना रहता है तो मुझे रात में ही टाइम मिलता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए रात में ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि समान तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो समान तरंग सिद्धांत है इनका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, तो आर्थर होम्स के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा आर्थर होम्स। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। दोस्तों जो सागरीय अधस्थल है इसकी जो सिद्धांत है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हैरिस हैस के द्वारा दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा हैरिस हैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों जब मैग्मा ठंडा होता है तो हमेशा कैसा कौन सा चट्टान का निर्माण होता है, तो अग्निय चट्टान, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अग्निय चट्टान। अगले 28 में क्या पूछा गया कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण। दोस्तों ये जो संगमरमर है वो इनमें से कौन सा चट्टान का उदाहरण है, तो 28 का राइट आंसर दोस्तों कायंत्रित चट्टान, ठीक है। संगमरमर कौन सा चट्टान का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा कायंत्रित चट्टान।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। दोस्तों जो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन है वो इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कॉल रिटर। ठीक है, कॉल रिटर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। दोस्तों जो क्रमबद्ध भूगोल है वो इनमें से किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा हम्बोल्ट के द्वारा। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकर्ण विधि कहते हैं। दोस्तों भूगोल की कौन सी विधि को जो है वो प्रकर्ण विधि कहते हैं। तो 31 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर ये क्रमबद्ध उपागम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 में क्या पूछा गया कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। दोस्तों समुद्र की मार्ग से जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला पहला नाविक कौन था वो आपको बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैगलन है वो समुद्र के मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक था। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पृथ्वी है इसको टोटल 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल, बीच वाला मेंटल और लास्ट में ये जो दोस्तों इसे क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे आंतरिक पूछा गया। 33 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेंटल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों ये भू संचलन है वो इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां से भू संचलन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर डी। ठीक है, अगला 35 में क्या पूछा गया कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं। दोस्तों ये ज्वालामुखी और भूकंप है वो हमेशा अचानक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक क्रियाएं हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है। तो नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट दोस्तों। तो 78.09 या फिर 08%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो 21%। अगला 37 क्या बोला है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जितनी भी घटनाएं होती है मौसम संबंधी ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है वो वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये संघनन है ये वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये ओला, वर्षा, वही तुषारपात है ये सभी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अगला 39 में दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। 39 का आंसर मैं देखता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला 40 में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है दोस्तों इनमें से कौन जो है वो जीवमंडल को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा पेड़ पौधे तो जीवमंडल को नहीं प्रदूषित कर रहे, कृषि विकास भी नहीं कर रहे, जलवायु परिवर्तन भी नहीं, बट ये जो औद्योगिक विकास है उद्योग से निकलने वाले धुएं जो होते हैं जहरीले गैस ये काफी ज्यादा जीवमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जैक के द्वारा जो तीनों मॉडल सेट जारी किया गया था उसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन कर लिए। और दोस्तों आप 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों जब आप क्लास 11 का बोर्ड में एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। और दोस्तों इसी तरह मैं एक हिस्ट्री का वीडियो दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया हूँ तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और इंग्लिश का भी दोस्तों वीडियो करा दिया गया तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।